को प्रयागराज दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने आईसीसी सभागार में महाकुंभ 2025 के प्रतीक चिन्ह का अनावरण करने के साथ ही वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। इस मौके पर उनके साथ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह भी मौजूद रहे। इसके बाद सीएम योगी ने संगम पर पहुंचकर गंगा पूजन भी किया। बता दें कि महाकुंभ की वेबसाइट और ऐप श्रद्धालुओं समेत पर्यटकों के वायु, रेल और सड़क मार्ग से महाकुंभ पहुंचने में मदद करेंगे। इसके जरिए प्रयागराज में आवासीय सुविधा, परिवहन, पार्किंग, मंदिरों तक पहुंचने की जानकारी मिलेगी। इसमें स्थानीय और आसपास के आकर्षण और पर्यटन स्थलों की भी जानकारी होगी। और सरस्वती के मिलन स्थल पर दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, आरती और पूजन करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। अक्षय वट, सरस्वती कूप आदि की सुंदरीकरण की योजना और लेटे हुए हनुमान जी के कॉरिडोर निर्माण के कार्य को भी और दर्शन करने का भी अवसर प्रातःकालीन सत्र में हमें हुआ है। प्रयागराज कुंभ महाकुंभ 2025 के लिए 13 अखाड़ों, खाक चौक, आचार्यवाड़ा और तीर्थ पुरोहितों के साथ हमारी बैठक संपन्न होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के द्वारा महाकुंभ के लिए कार्य किस रूप में आगे बढ़ रहे हैं, इसके बारे में भी एक विस्तृत समीक्षा हम लोगों ने यहाँ पर की है। दिव्य एवं भव्य कुंभ के जो थीम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2019 में हम लोगों को दी थी, कुंभ भी स्वच्छ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित हो सकता है। 2019 का प्रयागराज कुंभ उसका एक उदाहरण बना था। वह एक्सपीरियंस उत्तर प्रदेश टीम के पास है और उस अनुभव का लाभ लेते हुए 2025 के महाकुंभ की तैयारी युद्ध स्तर पर आगे बढ़ चुकी है। अब तक 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की प्रोजेक्ट को, प्रयागराज को भी भव्य और सुंदर बनाना है। 2019 में प्रयागराज की शोभा पर पूरी दुनिया आकर्षित हुई थी। लगभग 24 करोड़ श्रद्धालु जनों ने प्रयागराज आकर के संगम में स्नान किया था और इतने बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन में सहभागी बने थे। लगभग 100 के आसपास देशों के राजनयिकों ने भी यहां पर आकर के इस बड़े आयोजन में भागीदार बनकर के भारत की आध्यात्मिक और समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं का अवलोकन करने का उन्हें भी अवसर प्राप्त हुआ था। और उसी को और भव्य रूप देने के लिए हम लोगों ने यह कार्रवाई विभिन्न विभागों ने प्रारंभ की है, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के भी रेलवे के द्वारा, एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के द्वारा और भी अन्य विभागों के द्वारा मिलकर के बेहतरीन तरीके से अपने कार्यों को आगे बढ़ाया जा रहा है। यद्यपि जब कुंभ का आयोजन होता है तो समय संगम में जल का जो स्तर होता है उस समय लगभग ये 8 से 10 हजार क्यूसिक वाटर वहां पे होता है। आज प्रातःकालीन सत्र में हम लोगों ने देखा है जल की मात्रा भी लगभग 2.25 लाख से लेकर 2.5 लाख क्यूसिक वाटर अभी यहाँ पे जल है। जल को रिसीट होने में अभी 10-12 दिन लग सकता है, लेकिन कुंभ की तैयारी में, महाकुंभ की तैयारी में
फिलहाल कोई बाधा नहीं है और हम लोगों ने एक डेडलाइन दी है कि 15 दिसंबर तक हर हाल में सभी प्रकार के कार्य, निर्माण के कार्य संपन्न होने के साथ ही कुंभ के दायरे को भी बढ़ाने का कार्य 2013 के प्रयागराज कुंभ की तुलना में इस बार उससे दुगने से अधिक क्षेत्र में कुंभ फैलेगा। हमारा प्रयास होगा कि पीक डे के दिन जो मुख्य मुख्य पर्व हैं, पौष पूर्णिमा 13 जनवरी से लेकर के और महाशिवरात्रि 26 फरवरी तक, ये जो अलग अलग पर्व पड़ेंगे जिसमें पौष पूर्णिमा है, मकर संक्रांति है, मौनी अमावस्या है, बसंत पंचमी है, माघी पूर्णिमा है और शिवरात्रि है। इन 6 प्रमुख त्योहार जो स्नान होंगे, पर्व और त्योहार पड़ेंगे, पीक डे के दिन छोड़ करके शेष अन्य दिनों पर किसी भी श्रद्धालु को 1 किलोमीटर से अधिक पैदल न चलना पड़े। 7,000 से अधिक परिवहन निगम की बसेज, शटल बसेज यहाँ पे सेवा के लिए लगाई जाएंगी, इलेक्ट्रिक बसेज लगाई जाएंगी और भी व्यवस्था यहाँ पर हम लोग देने का कार्य कर रहे हैं। आपके सुभाषित सुन करके नंदी जी घबरा गए। और ब्यूरो चीफ प्रदीप आनंद श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से तैयारियां हैं 2025 के महाकुंभ को लेकर? देखिए, उत्तर प्रदेश की बात करें तो 2017 के पहले जिस तरह से कुंभ को उपेक्षित किया गया था, कुंभ के विषय में बहुत ज्यादा लोग जानते नहीं थे। बस ये पता था कि कुंभ लगता है। अगर हम बात करें वो हरिद्वार का कुंभ हो या प्रयागराज का कुंभ हो, वाराणसी का कुंभ हो, जहां पर नदियों का संगम है, वहां पर हिंदू सत्य सनातन धर्म में जो कुंभ है उसका बहुत बड़ा एक महत्व है। और 2017 से उत्तर प्रदेश की जो तस्वीर योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बदली। मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं से खुद योगी जो है वहां तक पहुंचते हैं। आज हमने देखा प्रयागराज में है और वो उन्होंने किस तरह से पूजन अर्चन भी किया बड़े हनुमान जी का। इसके अलावा जो है उन्होंने अधिकारियों के साथ ब्रीफ किया, एक बैठक किया और बैठक के बाद ये पूरा एक जो है कार्यक्रम तैयार हुआ कि किस तरह से जो श्रद्धालु हैं दूर सुदूर क्षेत्रों से उनको ले आना है। उत्तर प्रदेश की जो निगम की बसें हैं उन बसों को उसमें जो है जोड़ा गया है। 55,000 के आसपास में जो है ऐसे स्टैंड कमेटी बनाए गए हैं, स्टैंड हाउस बनाए गए हैं जहां पर जो श्रद्धालु जाएंगे वो रुकेंगे। साफ सफाई की कुछ विशेष व्यवस्था की गई है। पिछली बार भी जो कुंभ था वो अपने आप में अविस्मरणीय था। उसको लेकर योगी आदित्यनाथ ने आज फिर से एक बार जो है कुंभ कमेटी के साथ एक बैठक की है, बड़े हनुमान जी का पूजा किया है और इसके अलावा जो घाट है, घाटों का निरीक्षण खुद सीएम योगी ने किया है। जो प्रयागराज का कुंभ है इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एशिया के तमाम ऐसे देश हैं जहां से श्रद्धालु आते हैं और कुंभ में हिस्सा लेते हैं। तो आज की जो ये बैठक रही, आज का जो दौरा रहा सीएम योगी का, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है। कुंभ के विषय में एक बात और बताऊं, क्योंकि जो कुंभ है वहां पर जो उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ आईएएस और आईपीएस अधिकारी हैं उनकी भी ड्यूटी लगाई गई है कि उनका जो अनुभव है उन अनुभव को हम लेकर आगे बढ़ सके और क्या कुछ उसमें कमियां हैं उस पर भी एक विचार एक बार मंथन हो। हालांकि अगर हम प्रयागराज की बात करें तो जो गंगा नदी है या जो मतलब वहां जो संगम है वहां पर नदियां काफी उफान पे है, लेकिन उम्मीद है कि जब तक कुंभ की शुरुआत होगी तब तक ये पानी धीरे धीरे अपने लेवल पे आ जाएगा। तो जो चीजें सही ढंग से सुचारू ढंग से चलनी चाहिए उसके लिए सीएम योगी खुद जो है अपने हाथों में कमान लेकर उतर चुके हैं और आज वो प्रयागराज में थे। जी प्रदीप जी, क्या माने जिस तरह से लगातार दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, किस तरह के दिशा निर्देश भी दिए गए हैं और जो साधु संत हैं उनसे किस तरह की वार्ता भी की जाएगी ताकि उनको भी परेशानियां ना हो, उनको भी अच्छा माहौल मिले? देखिए, अगर हम बात करें कुंभ की, वहां पर जो साधु संत होते हैं सबसे पहले उनका अखाड़ा ही वहां पर आता है। अखाड़े के जो प्रमुख होते हैं उनके साथ बैठ के बैठक होती है, मीटिंग होती है और उनके द्वारा जो अखाड़े के जो प्रमुख होते हैं उनके द्वारा ये निर्देश भी आम जो साधु संत है उनको दिया जाता है कि जो असुविधाएं हैं जो यहाँ प्रयागराज कुंभ में जो
श्रद्धालु हैं, जो आम श्रद्धालु हैं, उनको आग की वजह से किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। पुलिस विभाग को स्पेशल जो है वहां पर पुलिस विभाग की ड्यूटी लगाई जाती है, महिला पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि जो महिला श्रद्धालु हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो, की व्यवस्था होती है। कई जिलों से जो है चिकित्सा अधिकारी हैं उनकी वहां पर व्यवस्था उनकी तैनाती की जाती है। इसके अलावा आपातकाल सुविधाओं का जो है वहां पर एक अलग से स्टॉल बनाया जाता है। जीवन रक्षक जो चीजें हैं उनको उनसे लैस होता है पूरा वो सिस्टम। तो एक तरह से अपने आप में दिव्य और भव्य कुंभ की तरफ बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश है। खुद योगी आदित्यनाथ ने इसकी मॉनिटरिंग भी शुरू कर दी है। बिल्कुल प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि क्रीड़ा मैदान में जनसंवाद और अभिमुखीकरण कार्यक्रम के तहत लखपति दीदी अभियान शक्ति को सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे सीएम धामी का ग्रामीणों समेत बीजेपी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत भी किया। इस मौके पर सीएम ने करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया है। साथ ही स्थानीय उत्पादों का भी निरीक्षण किया। कार्यक्रम में सीएम के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल, सौरभ बहुगुणा और सतपाल महाराज भी मौजूद रहे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये लखपति दीदी योजना की शुरुआत की है। आज लखपति दीदी योजना उन लाखों मेहनतकश बहनों के मेहनत, समर्पण और उनके स्वाभिमान का प्रतीक बन गई है, जिन्होंने अपने सपनों को साकार करने के लिए आगे बढ़ने का साहस दिखाया है। ये योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ साथ देश के लाखों गांवों की अर्थव्यवस्थाओं को बदल रही हैं। हमारी लखपति दीदियां न केवल आर्थिक रूप से सक्षम हो रही हैं, बल्कि अपने समाज और परिवार को भी प्रेरित करने का काम कर रही हैं। जहां वो स्वयं का रोजगार कर रही हैं, वहीं अपने रोजगार के साथ साथ अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ने का काम कर रही हैं। अपने आसपास के लोगों को भी स्वरोजगार देने का काम कर रही है, रोजगार देने का काम कर रही है। मैं ये कह सकता हूं, जिस प्रकार एक छोटा सा दीपक पूरे घर को रोशन करता है, उसी प्रकार आप सभी बहनें, हमारी लखपति दीदियां अपने परिवार और अपने गांव और अपने आसपास के क्षेत्र के लिए स्वाभिमान, आत्मनिर्भरता के प्रकाश से सबको प्रकाशमान करने का काम कर रही है। मैं उन सभी माताओं, बहनों को और बेटियों को, उनके जज्बे को नमन करता हूं, जिन्होंने कठिन परिस्थिति में भी कभी हार नहीं मानी और लगातार आगे बढ़ने का संकल्प लेकर आगे बढ़ रही हैं। और भाइयों बहनों, एक बात और कहना चाहता हूं, जब जब मैं लखपति दीदियों की बात करता हूं, जब जब मैं स्वयं सहायता समूह की बात करता हूं, तो पूरे प्रदेश के अंदर आज अनेक स्वयं सहायता समूह चल रहे हैं। हमारी बहनें, मैं देख रहा हूं पूरे के पूरे 13 जनपदों में, मैं आपके जनपद रुद्रप्रयाग में भी यही अगस्त मुनि में एक कार्यक्रम में शामिल हुआ था, अपनी माताओं बहनों के कार्यक्रम में। इसी प्रकार मैं हर जनपद के कार्यक्रम में शामिल हुआ और हर जनपद के कार्यक्रम में मैंने देखा, हमारी माताओं बहनों के कौशल को देखा है, उनके अंदर जो आगे बढ़ने का जज्बा है और उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, वो उत्पाद इतने शानदार हैं, इतने अच्छे हैं, उसकी पैकेजिंग इतनी अच्छी है, क्वालिटी इतनी अच्छी है कि बहुत बार ये हमारे बहनों के द्वारा बनाए गए उत्पाद ये बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को भी पीछे छोड़ देते हैं। भाइयों बहनों, मैं अपनी बहनों को बधाई देना चाहता हूं, जो आज देश दुनिया के अंदर, चाहे हमने पैकेजिंग, हमारा अभी हिमालय, हाउस ऑफ हिमालय, ये ब्रांड अभी हमने लॉन्च किया है भाइयों बहनों, और उस ब्रांड को माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उसका लोकार्पण हुआ, उसके शुभारंभ हुआ और आज पूरे देश दुनिया के अंदर उसकी मांग बढ़ रही है। आपके जनपद में भी, रुद्रप्रयाग में भी 4000 से अधिक माताएं बहनें आज लखपति दीदी बनने में सफल हुई हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए खुशी हो रही है कि 1400 से अधिक बहनें केवल अगस्त मुनि विकास खंड की हैं। हम इतने में रुकने वाले नहीं हैं। हमने प्रदेश में 2025 तक 1.5 लाख लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया है। इसके लिए हम अनेक मोर्चों पर काम कर रहे हैं। बिना ब्याज के हमारे स्वयं सहायता समूह को 5 लाख रुपए तक का ऋण देने का भी हमने प्रावधान किया है। इसके पीछे हेतु है
कि हमारी बहनें आगे आएं, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिले, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर प्रदान हो। इसमें प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए एक इकोसिस्टम तैयार किया गया है। अनेक प्रकार के हमने ग्रोथ सेंटर पूरे प्रदेश के अंदर बनाए हैं। 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट, हम 17 सरस सेंटर भी बनाए हैं। 110 आउटलेट के माध्यम से 4 धाम यात्रा मार्गों पर इन महिला समूहों की उत्पादों की बिक्री की जा रही है। अभी अभी मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना भी, इसके जरिए भी 3 करोड़ से अधिक की आय अभी तक प्राप्त हो चुकी है। हम अपनी माताओं बहनों के स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर भी गंभीर है। मुख्यमंत्री महालक्ष्मी योजना के तहत अभी हमने अनेक बहनों को यहाँ पर जो सहायता के रूप में किट दी जा रही है, वो किट पूरे प्रदेश के अंदर प्रदान की जा रही है। इसी के तहत अन्य भी कार्यक्रम हम तेजी से चला रहे हैं। प्रदेश की 12वीं पास बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए 51,000 की प्रोत्साहन राशि भी प्रदान की जा रही है। महिला सशक्तिकरण के लिए हमारी महिलाएं सशक्त भी हों, उनकी सुरक्षा भी हो। सरकारी नौकरियों में 30% का क्षैतिज आरक्षण हमने विधानसभा में विधेयक लाकर पारित किया है, जिससे कि हर क्षेत्र में हमारे उत्तराखंड की महिलाओं को हर अवसर मिले, नौकरियों में उनको अवसर मिले। मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को यही इसी धरती से, इसी पावन धरती से, बाबा केदार की पावन धरती से कहा 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। और आदरणीय मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार निरंतर विकल्प रहित संकल्प लेकर काम कर रही है। आज एक तरफ जहां प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पेयजल जैसी प्रमुख जो क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से मजबूत हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ अभी भरत चौधरी जी बोल रहे थे, हमारे सभी माननीय मंत्रीगणों ने बोला, हमारे राज्यसभा के सांसद और प्रदेश के अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी ने बोला कि अनेक कानून भी हम प्रचलन में लाए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 2022 के आसपास पूरे प्रदेश के अंदर नकल का एक बोलबाला चारों तरफ से उठकर आया। लोगों ने कहा यहां भी नकल हो रही है, इस परीक्षा में भी नकल हो रही है, उसमें भी नकल हो रही है। और जो योग्य और प्रतिभावान गरीब माता पिता के बेटे बेटियां हैं, उनको रोजगार मिलने में दिक्कत हो रही है, उनका नंबर नहीं आ रहा है, और ऐसे लोगों का नंबर आ जा रहा है जो नकल माफियाओं से सांठगांठ कर रहे हैं। हमने सख्त कदम उठाते हुए नकल माफियाओं के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने का मन बनाया और 100 से ज्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया। और नकल का हम सख्त कानून लेकर आए, और ये कानून आने के बाद पूरी पारदर्शिता के सारी भर्तियां संपन्न हो रही हैं। अभी अभी हमने लगभग 1100 के लगभग 1094 अभियंताओं को अभी नियुक्ति दी है। अभी महेंद्र भट्ट जी कह रहे थे कि मेरे जनपद के इतने बच्चे पीसीएस बने हैं, और पहली बार पीसीएस की नमो नमः फाइनल परीक्षा का भी और प्रारंभिक परीक्षा का भी दोनों का परिणाम एक साथ आया है। हरिद्वार में पत्रकारों के सामने नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण भड़क गए। पत्रकारों के सवालों में उलझते हुए सांसद गोली पर आ गए। उन्होंने कहा कि क्या भरोसा है कौन पत्रकार गोली मार दे। ऐसे साफ है कि नगीना के सांसद को पत्रकार से गोली लगने का डर सता रहा है। वहीं खुद की तुलना माफिया आतिक अहमद से करते हुए सांसद ने पत्रकारों को हत्यारा बता दिया। इस दौरान उनके साथ खड़े विधायक उमेश कुमार भी मुखदर्शक बने रहे। बता दें कि उमेश कुमार पत्रकारों की आवाज उठाने की बात करते रहते हैं, लेकिन जब चंद्रशेखर मीडिया कर्मियों को हत्यारा बता रहे थे तब उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। भाई क्या हो गया भैया भैया कैसी बात कर रहे हो? और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मनोज, जिस तरह से देखा भी जा रहा है कि पत्रकारों को ही उन्होंने निशाने पे ले लिया, वो कह रहे हैं कि पत्रकार गोलियां चला सकते हैं, किस रूप में उनके इस बयान को देखा भी जा रहा है अभी हाल फिलहाल में?
बिल्कुल देखिए विशाल, रुड़की के वसीम उर्फ मोनू और दलित बेटी की बलात्कार के बाद हत्या के मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद कल हरिद्वार पहुंचे थे। उनके साथ में खानपुर विधायक भी यहाँ पे पहुंचे थे। उनके द्वारा यहाँ पे एक बड़ा धरना प्रदर्शन किया गया था। भावी जनसभा में जो स्थानीय लोग थे वो भी इनके साथ में शामिल हुए थे। उसके बावजूद जब यहाँ पे तमाम लोग मौजूद थे, उन्होंने ज्ञापन भी जिलाधिकारी के नाम में लिखा था। जब वो ज्ञापन दिया गया उसके बाद जब पत्रकारों ने चंद्रशेखर से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहीं न कहीं अपनी तुलना अतीक अहमद से करते हुए कहा है कि क्या भरोसा किसी पत्रकार ने कब गोली मार दी, क्योंकि कहीं न कहीं ये वीडियो भी सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है, जिसमें साफ तौर से देखा जा सकता है कि चंद्रशेखर आजाद किस तरीके से पत्रकारों को हत्यारा और अपने आप को जो है माफिया अतीक अहमद बता रही। क्योंकि जिस तरीके से ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है उसके बाद से हरिद्वार के तमाम पत्रकारों में काफी रोष देखा जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये है विशाल की जिस तरीके से खानपुर विधायक उमेश कुमार पत्रकारों को अपना मसीहा बताते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जिस तरीके से वहां पे ये बात बोली गई थी, यहाँ उमेश बिल्कुल मुक्त दर्शन रहकर इस बात को सुनते हुए, क्योंकि बड़ी बात थी कि जब पत्रकारों को हत्यारा बताया जा रहा था यहाँ पे चंद्रशेखर के द्वारा, उसके बावजूद भी यहाँ पे उमेश एक शब्द भी उनके सामने नहीं बोल पाए। जी विशाल, आखिर उनको डर किस बात का सता रहा है मनोज? क्या मतलब इसके पीछे की वजह क्या है कि इतना डर किस बात का? बिल्कुल देखिए, जब यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, हालांकि जब मीडिया कर्मियों ने उनसे बाइट लेनी चाहे, उनसे बातचीत करना चाहा तो वहाँ यहाँ उन्होंने साफ तौर से मना कर दिया। हालांकि ये बात तो साफ नहीं हो पाई कि ऐसा क्या डर था उन्होंने जो अपनी तुलना माफिया अतीक अहमद से कर दी, पत्रकारों को हत्या बता दी। क्योंकि बाइट देने से पहले यहाँ पे सांसद चंद्रशेखर आजाद ने साफ तौर से इस बात को कहा है कि यहाँ क्या भरोसा किसी का कि कब किसको गोली मार दी, क्योंकि उन्होंने इस बात का जिक्र भी किया था कि अतीक अहमद को भी पत्रकारों ने गोली मारी है। हालांकि ये बड़ी बात है कि जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है उसे जो है पत्रकारों को मान सम्मान के साथ इनवाइट किया जाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग देखने के लिए मिला। जब पत्रकारों को इनवाइट किया गया था धरने के बाद, यहाँ पे जब पत्रकारों ने सांसद से बातचीत करना चाहा तो उन्होंने बाइट न देते हुए पत्रकारों के ऊपर ही एक बड़ा आरोप यहाँ पे लगा दिया, जिसके बाद से तमाम जो पत्रकार उनके अंदर काफी आक्रोश देखने के लिए मिल रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।